ठीक है ना। एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन को 100% क्या नहीं कर पाता, उदासीन नहीं कर पाता। कितना प्रतिशत कर पाता है, 85% ही कर पाता है। तो 15% तो धन आवेश बचेगा कि नहीं बचेगा, बचेगा। तो ऐसे धीरे धीरे आप इलेक्ट्रॉन बढ़ाते जाओगे तो नाभिक के ऊपर ये 15% कितना बढ़ जाएगा आवेश, अरे धन आवेश बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा ना। तो यहाँ पे क्या होता है कि प्रभावी नाभिक आवेश जो होता है उसमें वृद्धि ज़्यादा होती है, किसकी तुलना में, परिरक्षण प्रभाव की तुलना में। इसलिए आकारों में लगातार क्या होती है, कमी होती है। मैंने बताया था ऐसा। लेकिन लास्ट में कॉपर और जिंक, वहाँ पे तो फुली फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होते हैं। वहाँ पे क्या होते हैं, पूर्ण पूरित इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, डी भी पूरा भरा होता है और एस भी पूरा भरा होता है। तो वहाँ पे इलेक्ट्रॉन में क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा। इलेक्ट्रॉन क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा, जिसकी वजह से क्या होगा, परिरक्षण प्रभाव बढ़ेगा। परिरक्षण प्रभाव बढ़ेगा तो आकार बढ़ेगा। तो जिंक का आकार और कॉपर का आकार औरों से ज़्यादा होता है। ठीक है, तो लिखना इस चीज़ को, ठीक है, लिखना, नोट लगा के लिखो। जिंक के पूर्ण पूरित विन्यास 3d10 4s2। जिंक के पूर्ण पूरित विन्यास के कारण इसकी परमाणुीय त्रिज्या में पुनः वृद्धि होती है। जिंक के पूर्ण पूरित विन्यास के कारण इसकी परमाणुीय त्रिज्या में पुनः वृद्धि होती है। नोट लगा के लिखना इस चीज़ को ना, पुनः वृद्धि होती है क्योंकि डी कक्षक में इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षण के कारण परिरक्षण प्रभाव में वृद्धि होती है। ठीक है, चलो पॉइंट नंबर अगला लिखो। ये तो बात होगी किसकी, 3D सीरीज की। अब लिखो 4D सीरीज की बात करते हैं, परमाणु आकार की। किसकी, 4D सीरीज की। तो यहाँ तो जो आकार होते हैं ना वो अप्रोक्सीमेट, क्या चेंज नहीं आता, लेकिन 5D सीरीज में अप्रोक्सीमेट सेम रहते हैं, क्योंकि वहाँ पे 5D सीरीज में आकार में कमी आती है, कारण लेंथेनाइड संकुचन, वो लिखना है। तो यहाँ तो दोनों बैलेंस हो जाते हैं, बराबर से रहते हैं, इनके आकार लगभग बराबर से ही रहते हैं। लिखना, बाएं से दाएं जाने पर परमाणु आकार में लगातार कमी होती है। बाएं से दाएं जाने पर परमाणु आकार में लगातार कमी होती है। देखना, कैडमियम के पूर्ण पूरित विन्यास, कैडमियम के पूर्ण पूरित विन्यास 4d10 5s2। कैडमियम के पूर्ण पूरित विन्यास के कारण परमाणुीय त्रिज्या में पुनः वृद्धि होती है। सेम कहानी है, 3D के समान ही कहानी है। ठीक है, कैडमियम के पूर्ण पूरित विन्यास के कारण परमाणु त्रिज्या में पुनः वृद्धि होती है। क्वेश्चन लिखो। अब क्वेश्चन से समझ में आ जाएगा। मैंने कहा था ना पहले तो थोड़ा घटता है फिर थोड़ा सा आकार बढ़ता है, ऐसे क्यों होता है। लिखना, क्वेश्चन लिखना, समझाइए कि संक्रमण धातुओं की, क्वेश्चन है आपका, समझाइए कि क्वेश्चन लिखो, समझाइए कि संक्रमण धातुओं में संक्रमण धातुओं की धात्विक त्रिज्या में श्रेणी के मध्य में कमी तत्पश्चात पुनर्वृद्धि होती है। तत्पश्चात पुनः वृद्धि होती है। क्यों? तो आपको पता है इस चीज़ का, पता है ना कि पहले क्या होता है, प्रभावी नाभिकीय आवेश डोमिनेट करता है। जो पहले वाले एलिमेंट होते हैं ना, बीच वाले एलिमेंट, स्कैंडियम से लेके आगे तक,
तो वहाँ पे तो प्रभावी नाभिकीय आवेश डोमिनेट करता है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डोमिनेट करता है। इसकी वजह से आकार में कमी आती है, साइज में डिक्रीमेंट आता है। लेकिन बाद में कौन सा इफेक्ट डोमिनेट करता है? शिल्डिंग इफेक्ट, ठीक है, जिसको स्क्रीनिंग इफेक्ट भी आप कहते हो। इस वजह से आकार में वृद्धि होती है। लिखना, आंसर लिख लेना, या फिर दूसरा इसी को अथवा लगा के दूसरा क्वेश्चन लिख लो। इसका दूसरा क्वेश्चन कैसे पहुँचा जा सकता है वो भी लिख लो। लिखना, संक्रमण धातुओं की धात्विक त्रिज्या में अधिक अंतर नहीं होता, क्यों? अथवा लगा के लिख सकते हो। संक्रमण धातुओं की धात्विक त्रिज्या में संक्रमण धातुओं की धात्विक त्रिज्या में अधिक अंतर नहीं होता, क्यों? मतलब आकार अप्रोक्सीमेट सेम से ही रहते हैं, ठीक है, वही रीजन है, बता दिया मैंने। लिखो, किसी परमाणु का परमाणुवीय आकार किसी परमाणु का परमाणुवीय आकार किसी परमाणु का परमाणुवीय आकार आंतरिक व बाह्य इलेक्ट्रॉन के प्रतिकर्षण प्रभाव पर आंतरिक व बाह्य इलेक्ट्रॉन के बाह्य इलेक्ट्रॉन के परिरक्षण प्रभाव व नाभिक के प्रभावी नाभिकीय आवेश पर निर्भर करता है। आपने लिखा, किसी परमाणु का परमाणुवीय आकार नाभिक के प्रभावी नाभिकीय आवेश व इलेक्ट्रॉन के परिरक्षण प्रभाव पर निर्भर करता है। ऐसे लिख लो, किसी परमाणु का परमाणुवीय आकार नाभिक के प्रभावी नाभिकीय आवेश व इलेक्ट्रॉन के परिरक्षण प्रभाव पर निर्भर करता है। आगे लिखना, डी कक्षक अपेक्षाकृत नाभिक के नज़दीक होने के कारण इनका परिरक्षण प्रभाव कम होता है। अतः इलेक्ट्रॉन की वृद्धि पर नाभिक के प्रभावी नाभिकीय आवेश में वृद्धि होती है। अतः इलेक्ट्रॉन की वृद्धि पर नाभिक के प्रभावी नाभिकीय आवेश में वृद्धि होती है, ठीक है ना। तो मतलब यहाँ पे जो आपका स्क्रीनिंग इफेक्ट है वो तो कम डोमिनेंट है, ज़्यादा डोमिनेंट कौन कर रहा है? आपका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, जेड इफेक्टिव ज़्यादा डोमिनेट कर रहा है। प्रभावी नाभिकीय आवेश में वृद्धि होती है, जिससे परमाणुवीय आकार में लगातार कमी होती है, लेकिन श्रेणी के मध्य 20 तक, है ना। लेकिन श्रेणी के मध्य के पश्चात डी कक्षक में इलेक्ट्रॉनों का युग्मन प्रारंभ हो जाता है। अरे मैग्नीज D5 होता है, एक इलेक्ट्रॉन सही है, लेकिन मैग्नीज के बाद में कहाँ जाओगे? फेरस में जाओगे, आयरन में जाओगे तो D6 इलेक्ट्रॉनों का युग्मन प्रारंभ हो जाएगा। जब इलेक्ट्रॉनों का युग्मन प्रारंभ हो जाएगा तो इलेक्ट्रॉन में क्या होगा? प्रतिकर्षण होगा। इलेक्ट्रॉन में क्या होगा? प्रतिकर्षण होगा तो परिरक्षण प्रभाव बढ़ेगा, ठीक है, लिखना। लेकिन श्रेणी के मध्य के पश्चात डी कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों का युग्मन प्रारंभ हो जाता है, जिससे इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षण बढ़ता है। इलेक्ट्रॉनों का युग्मन प्रारंभ हो जाता है, जिससे इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षण बढ़ता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षण बढ़ता है, अतः परमाणुवीय आकार में पुनः वृद्धि होने लगती है। ठीक है, समझ में आ गया होगा। वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन से समझेंगे, अपन थ्योरी वैसे नहीं लिखेंगे, है ना। दूसरा क्वेश्चन लिखो। समझाइए कि 3D व 4D श्रेणी के तत्वों के मध्य धात्विक त्रिज्या में अंतर
धात्विक त्रिज्या में अंतर 0.1 एंगस्ट्रॉन्ग, मतलब 3D और 4D की त्रिज्या में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं होता, कितना ही होता है 0.1 एंगस्ट्रॉन्ग होता है। लेकिन ये तो किस किस के बीच में है, 3D और 4D के बीच में। लेकिन 4D व 5D श्रेणी की, लेकिन 4D व 5D श्रेणी के धातुओं के मध्य त्रिज्या का अंतर, 4D व 5D श्रेणी के धातुओं के मध्य त्रिज्या का अंतर नगण्य 0.01 एंगस्ट्रॉन्ग, 0.01 एंगस्ट्रॉन्ग के बराबर होता है। क्यों के बराबर होता है? क्यों? आंसर लिखना, जो आपकी साइज होती है ना, साइज, वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है किसके? जेड इफेक्टिव के। जेड इफेक्टिव जितना ज़्यादा होगा साइज उतनी ही क्या होगी? कम होगी। तो 4D और 5D श्रेणी, जो 5D श्रेणी होती है ना, उसमें बीच में लेंथनेट तत्व आ जाते हैं। तो लेंथनेट तत्वों के कारण प्रभावी नाभिकीय आवेश बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। ध्यान रखना, बीच में 4F कक्षक आ जाते हैं, जिससे प्रभावी नाभिकीय आवेश बहुत अधिक बढ़ जाता है लेंथनेट संकुचन के कारण। जिसके कारण क्या होता है, आपका लेंथनेट संकुचन के कारण प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ जाता है, और प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ने से आकार में ज़्यादा अंतर नहीं रह पाता। आप कहते हो कि ऊपर से नीचे जाने पर आकार बढ़ता है, तो 3D से 4D में जा रहे हो, 3D से कहाँ जा रहे हो? 4D में जा रहे हो, और 4D से कहाँ जा रहे हो? 5D में जा रहे हो। तो 5D का आकार ज़्यादा होना चाहिए। यहाँ ये वाला अंतर कितना है? 0.1 एंगस्ट्रॉन्ग। लेकिन ये वाला अंतर कितना है? 0.01 एंगस्ट्रॉन्ग। इतना भी नहीं है। देखो 3D से 4D में आकार बढ़ रहा है, लेकिन 4D से 5D में आकार नहीं बढ़ रहा। 4D और 5D के एलिमेंट्स का आकार लगभग बराबर होता है, इसलिए इनको केमिकल ट्विंस भी कहते हैं। अभी बताऊंगा केमिकल ट्विंस क्या होते हैं। जोड़े, मतलब आप उनमें अंतर ही नहीं कर सकते, उनका आकार लगभग सेम होता है। ये कहानी होती है ना? किसके कारण? लेंथनेट संकुचन के कारण। जो 5D सीरीज होती है उसके आकार किसके बराबर हो जाते हैं? 4D श्रेणी के बराबर हो जाते हैं। किसके कारण? लेंथनेट संकुचन के कारण। तो अथवा लगा के दूसरा, सॉरी लिखो, आंसर लिखो, ये लिख लो पहले, अब इसकी एक्सप्लेनेशन लिख देते हैं। लिखो, वर्ग में नीचे जाने पर मुख्य क्वांटम संख्या n, वर्ग में नीचे जाने पर मुख्य क्वांटम संख्या n, अरे ये रही 3D 4D 5D बढ़ रही है ना? बढ़ रही तो आकार बढ़ना चाहिए, ठीक है। वर्ग में नीचे जाने पर मुख्य क्वांटम संख्या n के मान में वृद्धि होने से परमाणु त्रिज्या में वृद्धि होती है। सही है, मुख्य क्वांटम संख्या के मान में वृद्धि होने से परमाणु त्रिज्या के मान में वृद्धि होती है। हम मानते हैं ऐसा, ऊपर से नीचे जाने पर बिल्कुल ऐसा होता है। 3D से 4D में जाने पर, 3D से 4D में जाने पर मुख्य क्वांटम संख्या बढ़ती है, अतः परमाणु आकार में 0.1 एंगस्ट्रॉम की वृद्धि होती है। 3D से 4D में जाने पर मुख्य क्वांटम संख्या बढ़ती है, अतः परमाणु आकार में 0.1 एंगस्ट्रॉम की वृद्धि होती है। लेकिन 5D कक्षक में इलेक्ट्रॉन बढ़ने से पहले, लेकिन 5D कक्षक में इलेक्ट्रॉन बढ़ने से पहले क्या होता है? 14 इलेक्ट्रॉन कहाँ बढ़ते हैं? 4F में बढ़ते हैं। लेकिन 5D कक्षक में इलेक्ट्रॉन बढ़ने से पहले 14 इलेक्ट्रॉन 4F कक्षक में बढ़ते हैं। अरे 58 से लेके 71 तक, सीरियम से लेके लुटेशियम तक। लेकिन आपने लिखा 5D में इलेक्ट्रॉन बढ़ने से पहले 14 इलेक्ट्रॉन 4F कक्षक में बढ़ते हैं, जो कि अपेक्षाकृत नाभिक के अधिक नज़दीक होता है, जो कि अपेक्षाकृत नाभिक के अधिक नज़दीक होता है। 4F और भी ज़्यादा पास में होता है। अरे एक 4F है, एक 5D है, n का मान कम जितना होगा वो नाभिक के उतना ही पास रहेगा, ठीक है। तो 5D की तुलना में 4F नाभिक के ज़्यादा पास में रहता है। एक 4F है, एक 5D है, एक 6S है, तो n का मान बढ़ेगा तो 6S दूर जाएगा। अरे कोस बढ़ रहा है ना, 6 5 4, तो 5 4 वाला नाभिक के ज़्यादा पास में रहेगा ना। तो लिखा आपने अपेक्षाकृत नाभिक के अधिक नज़दीक होता है, जिससे इसका परिरक्षण प्रभाव नगण्य होता है, जिससे इसका परिरक्षण प्रभाव नगण्य होता है। मतलब 4F के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनका परिरक्षण प्रभाव नहीं लगता है। क्यों? क्योंकि वो नाभिक के ज़्यादा पास में होते हैं, जिससे इनका परिरक्षण प्रभाव नगण्य होता है। एवं जेड इफेक्टिव में लगातार वृद्धि होती है। अब ये शॉर्ट में ये लिख लिया करो, जेड इफेक्टिव
एवं जेड इफेक्टिव में लगातार वृद्धि होती है, इसलिए आकार में कमी हो जाती है। जेड इफेक्टिव में लगातार वृद्धि होने से आकार में कमी हो जाती है, इसे लेंथेनाइड इसलिए आकार में कमी हो जाती है, इसे ही लेंथेनाइड संकुचन कहते हैं। इसे ही लेंथेनाइड संकुचन कहते हैं। नेक्स्ट लाइन लिखना, लेंथेनाइड संकुचन के कारण, देखो जो लेंथेनाइड संकुचन है, एक्टिनाइड संकुचन है ना, इनको एफ ब्लॉक में पढ़ेंगे अपन, है ना। लेंथेनाइड संकुचन के कारण हाफ नियम तथा इसके बाद आने वाले, लेंथेनाइड संकुचन के कारण हाफ नियम HF तथा इसके बाद आने वाले संक्रमण धातुओं के आकार में एक साथ कमी हो जाती है। लेंथेनाइड संकुचन के कारण हाफ नियम तथा इसके बाद आने वाले संक्रमण धातुओं के आकार में एक साथ कमी हो जाती है, जिससे इनकी धात्विक त्रिज्या 4D के समान ही हो जाती है। जिससे इनकी धात्विक त्रिज्या 4D के समान ही हो जाती है। ध्यान रखना, 4D और 5D सीरीज की जो एटॉमिक रेडियस होती है वो अप्रोक्स सेम होती है, इसलिए तो कहते हैं केमिकल ट्विन से जोड़े बन जाते हैं। मैं बताऊंगा कौन कौन से वो एक बार पूछा हुआ है एग्जाम में कि केमिकल ट्विन्स को आइडेंटिफाई करो। केमिकल जो ट्विन्स अब हिंदी में क्या बोलते हैं वो नहीं पता, उनको पहचानना होता है, ठीक है। पॉइंट नंबर 3 लगाओ घनत्व, डेंसिटी। पॉइंट नंबर 3 लगाओ आप घनत्व, तो आपको ये तो अच्छे से पता है ही। क्या होता है घनत्व? D इज इक्वल टू मास ओवर वॉल्यूम। मतलब आकार तो कम होना चाहिए और द्रव्यमान क्या होना चाहिए? ज़्यादा होना चाहिए। तो ये तो 5D में ही होता है। ऐसा तो ये काम तो कहाँ होता है? 5D में ही होता है। सही है क्या? ये काम कहाँ होता है? 5D में होता है कि आकार तो कम होता है, वॉल्यूम आकार तो कम होता है और मास क्या होता है? ज़्यादा होता है। इसीलिए तो ओस्मियम का घनत्व तो सबसे ज़्यादा और इरिडियम का उससे कम होता है। पढ़ रखा है ना डेंसिटी 22.48 22.40। लिखो, संक्रमण धातुओं के छोटे आकार एवं उच्च परमाणुीय द्रव्यमानों के कारण, संक्रमण धातुओं के छोटे आकार एवं उच्च परमाणुीय द्रव्यमानों के कारण इनके घनत्व उच्च होते हैं। इनके घनत्व क्या होते हैं? उच्च होते हैं। आगे लिखना, एक श्रेणी में बाएं से दाएं जाने पर, एक श्रेणी में बाएं से दाएं जाने पर, एक श्रेणी में बाएं से दाएं जाने पर एक श्रेणी में बाएं से दाएं जाने पर क्या हो रहा है? श्रेणी के मध्य तक आकार में लगातार कमी होती है। श्रेणी के मध्य तक आकार में लगातार कमी होती है। लास्ट में तो डी प्रतिकर्षण होगा ना, डी इलेक्ट्रॉनों का युग्मन होना प्रारंभ हो जाता है, तो वहाँ पे प्रतिकर्षण के कारण आकार में वृद्धि होती है ना। तो श्रेणी के मध्य तक आकार में लगातार कमी होती है एवं इलेक्ट्रॉन की संख्या में वृद्धि के साथ इनके परमाणुीय द्रव्यमान में लगातार वृद्धि होती है। इलेक्ट्रॉन की संख्या में वृद्धि के साथ इनके परमाणुीय द्रव्यमान में लगातार वृद्धि होती है। अतः श्रेणी में बाएं से दाएं जाने पर, अतः श्रेणी में बाएं से दाएं जाने पर घनत्व में लगातार वृद्धि होती है। श्रेणी में बाएं से दाएं जाने पर घनत्व में लगातार वृद्धि होती है। लेकिन जैसे ही डी कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों का युग्मन प्रारंभ हो जाता है, बता दिया था मैंने पहले ही बीच के बाद में, लेकिन जैसे ही डी कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों का युग्मन प्रारंभ हो जाता है, युग्मन प्रारंभ हो जाता है तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षण के कारण, तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षण के कारण आकार में पुनः वृद्धि होने लगती है। आकार में पुनः वृद्धि होने लगती है। अतः श्रेणी के अंत में घनत्व में पुनः कमी हो जाती है। अतः
श्रेणी के अंत में घनत्व में पुनः कमी हो जाती है। ठीक है, वेरी गुड। ठीक है, चलो चलो आगे लिखना नेक्स्ट लाइन से। अब 3D 4D 5D श्रेणी की बात करते हैं। 3D श्रेणी की तुलना में 4D श्रेणी की संक्रमण धातुओं के घनत्व 3D श्रेणी की तुलना में 4D श्रेणी की संक्रमण धातुओं के घनत्व लगभग 1.5 गुना होते हैं। अगर 3D श्रेणी का घनत्व x है ना, तो 4D श्रेणी के जो तत्व होते हैं उनका घनत्व 1.5x होगा, 1.5 गुना ज़्यादा होता है। ठीक है, 3D श्रेणी की तुलना में 4D श्रेणी की धातुओं के घनत्व लगभग 1.5 गुना होते हैं, 1.5 गुना होते हैं, क्योंकि 3D श्रेणी व 4D श्रेणी की संक्रमण धातुओं के मध्य क्योंकि 3D श्रेणी व 4D श्रेणी की संक्रमण धातुओं के मध्य अंतर कितना होता है? 0.1 एंगस्ट्रॉम का। क्योंकि 3D श्रेणी व 4D श्रेणी की धातुओं के मध्य धात्विक त्रिज्या लगभग 0.1 एंगस्ट्रॉम होती है। धात्विक त्रिज्या का अंतर लगभग 0.1 एंगस्ट्रॉम होता है, लेकिन इनके परमाणुीय द्रव्यमान में लगभग 1.5 से 2 गुना वृद्धि हो जाती है। अरे आकार तो बढ़ता ही है, इलेक्ट्रॉन जुड़ते हैं तो। ठीक है ना, तो जो 4D श्रेणी के तत्व होते हैं उनका आकार द्रव्यमान बहुत ज़्यादा होता है किससे? 3D की तुलना में, इसलिए इनके घनत्व क्या होते हैं? 1.5 गुना ज़्यादा होते हैं। लेकिन क्या लिखा? लेकिन इनके परमाणुीय द्रव्यमान में लगभग 1.5 से 2 गुना तक वृद्धि हो जाती है, इसीलिए इनके घनत्व 3D की तुलना में लगभग 1.5 गुना होते हैं। इसीलिए इनके घनत्व 3D की तुलना में लगभग 1.5 गुना होते हैं। अरे वॉल्यूम में तो ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, लेकिन मास में बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ जाएगा, क्योंकि मास बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा 4D वालों का। वॉल्यूम में तो 0.1 एंगस्ट्रॉम की वृद्धि हो रही है, आकार में तो ज़्यादा डिफरेंस नहीं आएगा वॉल्यूम में। तो ये डेंसिटी 1.5 गुना ज़्यादा होती है। डेंसिटी ऑफ 4D सीरीज इज़ ग्रेटर देन डेंसिटी ऑफ 3D सीरीज। ठीक है ना, आप लिख सकते हो 3D सीरीज लिख लेना, डेंसिटी ऑफ 3D सीरीज इज अप्रोक्सीमेट इक्वल टू 4D सीरीज 1.5 इंटू डेंसिटी ऑफ 3D सीरीज। जो 4D सीरीज की डेंसिटी होती है ना, वो 3D सीरीज से 1.5 गुना क्या होती है? ज़्यादा होती है। कंटिन्यू करना, आगे लिखना। लेंथनर संकुचन के कारण बताया था ना, 4D और 5D की श्रेणी के आकार लगभग बराबर 0.01 एंगस्ट्रॉम, ज़्यादा अंतर ही नहीं आ रहा। मास तो फिर भी बढ़ रहा है, आकार में अंतर नहीं आ रहा, तो डेंसिटी बढ़नी चाहिए। ठीक है, लिखना। लेंथनर संकुचन के कारण 4D व 5D श्रेणी की संक्रमण धातुओं की धात्विक त्रिज्या में 4D व 5D श्रेणी की संक्रमण धातुओं की धात्विक त्रिज्या में अंतर नगण्य होता है, लेकिन परमाणुीय द्रव्यमान में वृद्धि अधिक होती है, जिससे 5D श्रेणी के घनत्व 4D श्रेणी की तुलना में 2 गुना होते हैं। जिससे 5D श्रेणी के घनत्व 4D श्रेणी की तुलना में 2 गुना होते हैं। ठीक है, इसलिए 5D श्रेणी की संक्रमण धातुओं के घनत्व आवर्त सारणी में अधिकतम होते हैं। इसीलिए 5D श्रेणी की धातुओं के घनत्व आवर्त सारणी में सर्वाधिक होते हैं। ठीक है, वेरी गुड। नोट लगा के लिख लो। ओस्मियम व इरिडियम आवर्त सारणी में उच्चतम घनत्व वाले तत्व हैं। आवर्त सारणी में उच्चतम घनत्व वाले क्या हैं? तत्व हैं। तो अगर आप डेंसिटी की बात करते हो
अगर आप डेंसिटी की बात करते हो तो ये सबसे ज़्यादा आएगी किसकी, 5D सीरीज़ की, देन आएगी 4D सीरीज़ की, देन आएगी 3D सीरीज़ की। आप लिख सकते हो D ऑफ 5D सीरीज़ इज इक्वल टू 2 टाइम ऑफ 4D सीरीज़ एंड D ऑफ 4D सीरीज़ इज इक्वल टू 1.5 टाइम ऑफ 3D सीरीज़। अब अगला पॉइंट लिखने जा रहे हैं आयनन विभव, IP आयनाइजेशन पोटेंशियल। आयनाइजेशन पोटेंशियल, ठीक है, इसको IP कहते हैं या IE भी कहते हैं, आयनाइजेशन एनर्जी भी कहते हैं, आयन ऊर्जा भी कहते हैं। आपको पता है आकार क्या होती है, किसी विलगित गैसीय परमाणु के बाह्यतम कोश से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आवश्यक ऊर्जा आयनन ऊर्जा कहलाती है, और इस विभव को क्या कहते हैं, आयनन विभव भी कहते हैं इसको, ठीक है। तो आपको पता है जो आयनन विभव होता है आपका वो क्या होता है कि बाह्यतम कोश से एक इलेक्ट्रॉन निकालना है, उसके लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होगी वही क्या कहलाएगा, आपका आयनन ऊर्जा कहलाएगा। अब आकार जितना बड़ा होगा, क्या बाह्यतम कोश से इलेक्ट्रॉन उतना ही आसानी से निकल जाएगा क्या? आकार जितना बड़ा होगा, नाभिक का आकर्षण उसके ऊपर पहले ही कम होगा बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन पे, तो वो जरा सी ऊर्जा देने पर ही निकल जाएगा। और आकार जितना छोटा होगा तो बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन पर नाभिक का आकर्षण उतना ही क्या होगा, ज़्यादा होगा। नाभिक का आकर्षण जितना ज़्यादा होगा, क्या वो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन इजीली रिमूव हो पाएगा क्या? नहीं हो पाएगा। आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन इजीली रिमूव नहीं हो पाएगा, तो वहाँ पे आपको एनर्जी ज़्यादा देनी पड़ेगी। तो आप कह सकते हो कि जो IP होती है ना, IP जो आपकी IP होती है ना, आयनाइजेशन पोटेंशियल, वो साइज की क्या करती है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है, साइज के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। अगर साइज बढ़ती है तो IP घटती है, साइज बढ़ती है IP घटती है, और अगर साइज घटती है तो IP बढ़ती है। ध्यान रखना भाई, इम्पोर्टेंट है। परिभाषा लिख लो, किसी विलगित गैसीय परमाणु के बाह्यतम कोश से, किसी विलगित गैसीय परमाणु के बाह्यतम कोश से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आवश्यक ऊर्जा। अब ये 11वीं क्लास की चीज़ है, वो मैं नहीं बताऊंगा कि विलगित गैसीय परमाणु का मतलब क्या होता है, गैसीय परमाणु ही क्यों लेते हैं, विलगित का मतलब क्या होता है, ये सब आपके छोटे लेवल के है, इसलिए मैं आपको नहीं बताऊंगा, है ना। तो जो IP होती है वो डिपेंड करता है, हाँ परिभाषा लिख रहे थे आप, किसी विलगित गैसीय परमाणु के बाह्यतम कोश से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आवश्यक ऊर्जा, बाह्यतम कोश से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आवश्यक ऊर्जा आयनन ऊर्जा कहलाती है। क्या कहलाती है? आयनन ऊर्जा कहलाती है, ठीक है। तथा इसके विभव को आयनन विभव कहते हैं। अब मुझे बताओ 3D 4D और 5D में किसकी ज़्यादा होती है? हाँ, बाएं से दाएं जाने पे बात करते हैं तो श्रेणी के 20 तक, श्रेणी के 20 तक आकार घटता है, आकार घटेगा तो IP का मान बढ़ेगा। लेकिन बाद वाले जो तत्व होते हैं उनमें DD इलेक्ट्रॉन, जो D कक्षकों का युग्मन हो जाता है, उसके कारण परिरक्षण प्रभाव बढ़ता है, तो आकार बढ़ता है। आकार बढ़ेगा तो IP का मान थोड़ा बहुत कम हो जाएगा। ऊपर से नीचे जाओगे तो 3D से 4D में तो आकार क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। आकार बढ़ रहा है तो क्या होगा, IP का मान घटेगा। लेकिन 4D से 5D में आकार लगभग बराबर है तो IP का मान भी लगभग बराबर रहेगा। प्रभावी नाभिकीय आवेश के कारण, प्रभावी नाभिकीय आवेश में जितनी ज़्यादा वृद्धि होगी IP का मान उतना ही कम होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को नाभिक बहुत ज़्यादा बांध के रखेगा वहाँ पे, है ना। तो वो ये रिलेशन लिख लो, फिर मैं लिखवा देता हूँ आपको, लिखना। या फिर आप ये कह सकते हो, जो IP होती है ना, IP वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, Z इफेक्टिव के। Z प्रभावी नाभिकीय आवेश जितना ज़्यादा, IP का मान उतना ही ज़्यादा, इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए एनर्जी उतनी ज़्यादा देनी पड़ेगी। लिखना, एक श्रेणी में बाएं से दाएं जाने पर, एक श्रेणी में बाएं से दाएं जाने पर श्रेणी के मध्य तक आकार में कमी, श्रेणी के मध्य तक आकार में कमी व प्रभावी नाभिकीय आवेश में वृद्धि होती है। श्रेणी के मध्य तक श्रेणी के मध्य तक आकार में कमी व प्रभावी नाभिकीय आवेश में वृद्धि होती है। अतः श्रेणी के मध्य तक IP के मान में लगातार वृद्धि होती है। अतः श्रेणी के मध्य तक IP के मान में लगातार वृद्धि होती है। एवं अंत में
एवं अंत में पुनः कमी होती है, ठीक है, क्योंकि आकार बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट लाइन लिखना, 3D श्रेणी की तुलना में, जो मैंने बोला था वो लिख रहे हैं ऊपर से नीचे जाने पे, 3D श्रेणी की तुलना में 4D की IP कम होती है। 3D श्रेणी की तुलना में 4D की IP कम होती है, लेकिन लेंथनर संकुचन के कारण 5D श्रेणी की धातुओं के आकार में कमी के कारण, लेकिन लेंथनर संकुचन के कारण 5D श्रेणी की धातुओं के आकार में कमी के कारण 5D श्रेणी की धातुओं की IP 4D से अधिक होती है। लेंथनर संकोचन के कारण 5D श्रेणी की धातुओं की IP 4D धातुओं से क्या होती है, अधिक होती है। अगला लिखो गलनांक, मेल्टिंग पॉइंट। गलनांक, मेल्टिंग पॉइंट, MP लिखते हो शॉर्ट में। आपको ये तो पता है ही कि आकार जितना छोटा होगा, मॉलिक्यूल जितने पास पास में आएंगे, तो उनको गलाने के लिए एनर्जी ज़्यादा देनी पड़ेगी। आकार जितना बड़ा होगा वो इजीली वहाँ से क्या हो जाएगा, मतलब इलेक्ट्रॉन जितने लूजली बाउंड होंगे, आकार बड़ा होगा तो इलेक्ट्रॉन लूजली बाउंडेड होंगे, बंधे होंगे, ठीक है, तो वो जरा सी हीट देने पे ही निकल जाएंगे और वहाँ पे वो पिघलने लग जाएगा। तो लिखना, संक्रमण धातुओं के गलनांक अपेक्षाकृत उच्च होते हैं, क्योंकि आकार इनका क्या होता है, कम होता है। संक्रमण धातुओं के गलनांक अपेक्षाकृत क्या होते हैं, उच्च होते हैं। नेक्स्ट लिखना, संक्रमण धातुओं में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिक होने के कारण, संक्रमण धातुओं में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिक होने के कारण, क्रिस्टल जालक में प्रबल धात्विक बंध बनते हैं। क्रिस्टल जालक में प्रबल धात्विक बंध बनते हैं। आपको ये भी पता है ना कि जो संक्रमण धातुएं होती है उनके कॉम्प्लेक्स बनते हैं, जैसे CuCN6, CuCN4 2- NiCO4, FeCN6 4- पढ़ रखे हैं ना ऐसे। तो इनमें कोऑर्डिनेट बॉन्ड पड़ता है, मेटल और लिगेंड के बीच में क्या बनता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है, उपसंयोजक बॉन्ड बनता है। तो इनके गलनांक क्या होते हैं, ज़्यादा होते हैं, ठीक है, लिखना। संक्रमण धातुओं में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिक होने के कारण क्रिस्टल जालक में प्रबल धात्विक बंध बनते हैं, अर्थात संक्रमण धातुओं के लिए परमाणुकरण ऊष्मा का मान उच्च होता है। परमाणुकरण ऊष्मा का मान, ये क्या होती है, एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन। अब हिंदी वाले ना बड़े अटपटे होते हैं, ध्यान रखना। एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन मतलब मॉलिक्यूल को एटम में ब्रेक करने के लिए जो एनर्जी रिक्वायरमेंट होती है, मॉलिक्यूल को एटम में ब्रेक करने के लिए जो एनर्जी रिक्वायरमेंट होती है, उसको क्या कहते हैं, उसे क्या कहते हैं अपन, उसे हम कहते हैं एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन, परमाणुकरण की ऊष्मा। अरे अणु को परमाणु में बदलने के लिए तोड़ना पड़ेगा उसको, तो तोड़ने के लिए जो ऊर्जा देनी पड़ेगी उसको क्या कहते हो, परमाणुकरण एंथैल्पी कहते हो, या फिर परमाणुकरण ऊष्मा उसको कहते हैं, ठीक है। ऊष्मा एंथैल्पी बात एक ही है। तो इसका मान क्या होता है, ज़्यादा होता है, क्योंकि 3D श्रेणी की जो धातुएं होती है उनका आकार कम होता है, या फिर संक्रमण धातुओं का आकार कम होता है, तो वहाँ पे प्रबल धात्विक बंध पाए जाते हैं। इसकी वजह से क्या होता है, इनकी परमाणुकरण ऊष्मा का मान अधिक होता है, ठीक है। हीट ऑफ एटोमाइजेशन इनकी ज़्यादा होती है, या फिर एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन ज़्यादा होती है। अतः इनके गलनांक उच्च होते हैं। आगे लिखना, एक श्रेणी में बाएं से दाएं जाने तक, देखो स्टार्टिंग में तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं, लेकिन बाद में इलेक्ट्रॉनों का युग्मन प्रारंभ हो जाता है। तो स्टार्टिंग में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे तो धात्विक बंध प्रबल बनेंगे, और वहाँ पे इनके गलनांक क्या होंगे, ज़्यादा होंगे, ठीक है, लिखना। नेक्स्ट लाइन लिखना, एक श्रेणी में बाएं से दाएं जाने पर श्रेणी के मध्य तक अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या में वृद्धि होती है। बाएं से दाएं जाने पर श्रेणी के मध्य तक अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या में वृद्धि होती है, जिससे क्रिस्टल में प्रबल धात्विक बंध बनते हैं।
जिससे क्रिस्टल में प्रबल धात्विक बंध बनते हैं। अतः श्रेणी के मध्य में उपस्थित धातुओं के गलनांक उच्चतम होते हैं। अतः श्रेणी के मध्य में उपस्थित धातुओं के गलनांक उच्चतम होते हैं। बताओ बाद में क्या होगा? बाद में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या घटती जाएगी और अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या घटती जाएगी, तो क्या होगा? गलनांक घटते जाएंगे। लिखना मध्य में गलनांक उच्चतम होते हैं। इसलिए 3D श्रेणी में क्रोमियम, इसीलिए 3D श्रेणी में क्रोमियम, 4D श्रेणी में मोलिब्डेनम, 3D श्रेणी में क्रोमियम, 4D श्रेणी में मोलिब्डेनम व 5D श्रेणी में टंगस्टन के गलनांक, व 5D श्रेणी में टंगस्टन के गलनांक श्रेणी में अधिकतम होते हैं। अपनी श्रेणी में तो 3D में तो क्रोमियम के अधिकतम होंगे, 4D में टंगस्टन के, 5D में किसके? मोलिब्डेनम के। ठीक है, हाँ 4D में मोलिब्डेनम के, 5D में किसके? टंगस्टन के गलनांक क्या होते हैं? अधिकतम होते हैं। क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन लिखना। मैग्नीज के पास 5 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं। बैटरी चेक कर एक बार, बैटरी। मैग्नीज के पास 5 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं, फिर भी इसका गलनांक अपेक्षाकृत कम होता है। क्यों? मैग्नीज के पास 5 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं, फिर भी इसका गलनांक अपेक्षाकृत कम होता है। क्यों? हम कह रहे हैं कि जिसके पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉन जितने ज़्यादा होंगे उसका गलनांक उतना ही ज़्यादा होगा। क्यों? क्योंकि वहाँ पे प्रबल धात्विक बंध उतने ही ज़्यादा बनेंगे। तो आप इस स्टार्टिंग से लेके शुरू वाले जो एलिमेंट देखते हो बीच वाले, वहाँ तक तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ती जाती है, इसलिए गलनांक बढ़ते हैं। लेकिन बाद में देखो, आप क्रोमियम की बात करते हो तो 3d5 4s1 लिखते हो कि नहीं लिखते? लिखना चाहिए 3d4 4s2 लिखते हो, 3d5 4s1। तो डी में 5 इलेक्ट्रॉन आ गए, 5 ही आ सकते हैं, तो इसका गलनांक क्या हो गया? अधिकतम हो गया। लेकिन इसके बाद में तो मैग्नीज आता है ना, 3d5 4s2, तो वहाँ भी 5 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, तो उसका भी गलनांक क्या होना चाहिए? अधिकतम होना चाहिए। लेकिन वहाँ पे उसका गलनांक अधिकतम नहीं होता। कारण लिखो क्यों। लिखना क्योंकि मैग्नीज के पास 3d5 4s2, ये तो क्या है आपका? अर्धपूरित। ये तो क्या है? अर्धपूरित। और ये क्या है? पूर्णपूरित। ब्रैकेट में लिख लेना। देखो लिखो, मैग्नीज के पास 3d5 4s2 कोष्टक में अर्धपूरित पूर्णपूरित, अर्धपूरित पूर्णपूरित विन्यास पाया जाता है, जो कि एक स्थायी विन्यास है। ध्यान रखना, अर्धपूरित और पूर्णपूरित विन्यास क्या होते हैं? स्थायी होते हैं। तो इसके पास स्थायी विन्यास पाया जाता है। मैग्नीज के पास 3d5 4s2 अर्धपूरित पूर्णपूरित एक स्थायी विन्यास है, जिससे क्रिस्टल जालक में दुर्बल धात्विक बंध बनते हैं, जिससे क्रिस्टल जालक में दुर्बल धात्विक बंध बनते हैं। अतः इसके गलनांक अपेक्षाकृत कम होते हैं। याद रख लेना भाई, अतः इसके गलनांक अपेक्षाकृत कम होते हैं। अगली लाइन से लिखना, 5D श्रेणी की बात करते हैं। 5D श्रेणी की धातुओं के गलनांक, 5D श्रेणी की धातुओं के गलनांक लेंथेनाइड संकुचन के कारण, 5D श्रेणी की धातुओं के गलनांक लेंथेनाइड संकुचन के कारण अपेक्षाकृत बढ़ जाते हैं। और लेंथेनाइड संकुचन के कारण आकार और भी कम हो जाता है। इसका मतलब वहाँ पे स्ट्रॉन्ग मेटलिक बॉन्ड बनते हैं। 5D श्रेणी की धातुओं के गलनांक लेंथेनाइड संकुचन के कारण अपेक्षाकृत बढ़ जाते हैं। अतः श्रेणी के मध्य में उपस्थित धातुओं के गलनांक उच्चतम होते हैं। अतः श्रेणी के मध्य में उपस्थित धातुओं के गलनांक उच्चतम होते हैं। इसीलिए टंगस्टन का गलनांक उच्चतम होता है। इसीलिए W टंगस्टन का गलनांक उच्चतम होता है। आगे आपको पता है ही कि श्रेणी के बीच के बाद में क्या होगा? इलेक्ट्रॉनों का युग्मन प्रारंभ हो जाएगा। अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या घटती जाएगी और अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या घटती जाएगी, तो गलनांक घटते जाएंगे। लिखना नेक्स्ट लाइन से, एक श्रेणी के मध्य के पश्चात गलनांकों में पुनः कमी होती है। एक श्रेणी के मध्य के पश्चात गलनांकों में पुनः कमी होती है। गलनांकों में पुनः कमी होती है क्योंकि
डी कक्षक के इलेक्ट्रॉन का युग्मन होने लग जाता है, क्योंकि डी कक्षक के इलेक्ट्रॉनों का युग्मन प्रारंभ हो जाता है, जिससे धात्विक बंध की प्रबलता घट जाती है, जिससे धात्विक बंध की प्रबलता घट जाती है। अतः गलनांक कम होने लगते हैं, इसलिए Zn, Cd व Hg जिंक, कैडमियम, मरकरी, इसीलिए Zn, Cd व Hg के गलनांक न्यूनतम होते हैं, क्योंकि वहाँ पे अनपेड इलेक्ट्रॉन ही नहीं होते, एकमित इलेक्ट्रॉन ही नहीं होते इनके पास, इसलिए Zn, Cd व Hg के गलनांक न्यूनतम होते हैं। समझ में आ गया होगा? बहुत बढ़िया। क्वेश्चन लिखो। देखो अपन ने जब चैप्टर स्टार्ट किया था तो अपन ने धातुओं के गुण लिखे थे, संक्रमण धातुओं के गुण, इनमें उत्प्रेरकीय गुण होते हैं, इनमें ये गुण होते हैं, इनमें वो गुण होते हैं, सारे लिखे। तो अब एक एक को डिटेल से एक्सप्लेन कर रहे हैं, है ना। तो जो उत्प्रेरकीय गुण है उसके लिए क्वेश्चन बना के लिखते हैं अपन, ठीक है। संकुलन प्रवृत्ति सबको क्वेश्चन बना के लिखेंगे अपन। लिखना, क्वेश्चन लिखो। समझाइए कि संक्रमण धातुएं अच्छी उत्प्रेरक होती है। समझाइए कि संक्रमण धातुएं अच्छी उत्प्रेरक होती है, क्यों? बताओ। जो ट्रांजिशन मेटल्स होती है वो एक गुड कैटलिस्ट का काम करती है, वाई? आंसर लिख लो। आपको पता है जो संक्रमण धातुएं होती है उनके पास खाली डी कक्षक होता है, अपूर्ण डी कक्षक होता है, मतलब पूरा भरा हुआ नहीं होता। जो जिसके पास पूरा भरा हुआ डी कक्षक हो गया वो संक्रमण धातु ही नहीं होगी। बताया था कि नहीं बताया था कि जिनके पास अपूर्ण डी कक्षक होता है वही तो क्या होती है? आपकी संक्रमण धातुएं होती है। तो Zn, Cd और Hg को छोड़कर सारी क्या होती है? संक्रमण धातुएं होती है, क्योंकि Zn, Cd और Hg के पास पूर्ण पूरित विन्यास पाया जाता है, डी सारे भरे होते हैं, इसलिए ये क्या नहीं होते? संक्रमण धातुएं नहीं होते हैं, है ना। तो जो संक्रमण धातुएं होती है ना उनके पास अपूर्ण डी कक्षक पाया जाता है, तो वो कभी भी बॉन्ड बना सकता है। इसके कारण आप कह सकते हो कि जो इसी कारण से जो संक्रमण धातुएं होती है वो क्या काम करती है? वो आपकी उत्प्रेरक का काम करती है, ठीक है। तो लिखना, क्योंकि इनके पास रिक्त डी कक्षक उपस्थित होता है, 15 मिनट, क्योंकि इनके पास रिक्त डी कक्षक उपस्थित होता है, जिससे ये अभिक्रिया के दौरान संक्रमणावस्था में नए बंध बना सकते हैं। क्योंकि इनके पास रिक्त डी कक्षक उपस्थित होता है, जिससे ये अभिक्रिया के दौरान नए बंध बना सकते हैं, संक्रमण अवस्था में नए बंध बना सकते हैं। नेक्स्ट लाइन लिखना, संक्रमण धातुओं का बाह्यतम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। संक्रमण धातुओं का बाह्यतम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है? n-1 d 1 to 10 ns 1 to 2, ठीक है। संक्रमण धातुओं का बाह्यतम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ये होता है। अब आपको ये भी पता है कि 3d और 4s की ऊर्जा में ज़्यादा अंतर नहीं है, खुद देखो। 3d 4s, n की वैल्यू 3, n की वैल्यू 4, l की वैल्यू 2 और 0, तो 5 और 4, ज़्यादा अंतर नहीं आ रहा इनकी ऊर्जा में, इसलिए आसानी से इलेक्ट्रॉन 3d से 4s और 4s से 3d में एक्सचेंज हो जाते हैं। लिखना, d व s कक्षकों की ऊर्जा लगभग समान होने के कारण, d व s मतलब 3d व 4s कक्षकों की ऊर्जा लगभग समान होने के कारण ये परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं। ये परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं, क्यों? सबसे पहले तो इलेक्ट्रॉन 4s से निकलेंगे, क्योंकि वो उसकी ऊर्जा बहुत ज़्यादा है, बाह्यतम कोश है। फिर 4s और 3d की ऊर्जा लगभग बराबर होने के कारण इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकलना स्टार्ट हो जाते हैं? 3d से भी निकलना स्टार्ट हो जाते हैं। इसलिए जो डी ब्लॉक के तत्व होते हैं ये क्या करते हैं? परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं, कि 2 तो करेंगे ही करेंगे, +2 तो सब करेंगे, लेकिन इसके अलावा डी से भी अगर इलेक्ट्रॉन निकलना स्टार्ट हो गए तो वो और भी ज़्यादा ऑक्सीकरण अवस्था शो करेंगे। मैग्नीज तो +7 दर्शाता है, क्योंकि 5 इलेक्ट्रॉन तो खुद के और 2 इलेक्ट्रॉन एस के, तो 7 इलेक्ट्रॉन निकाल के +7 ऑक्सीकरण अवस्था तक दर्शाता है मैग्नीज का। मैंने लिखा ये परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्थाएं प्रदर्शित करते हैं, अतः उत्प्रेरक की तरह कार्य करते हैं। अतः उत्प्रेरक की तरह कार्य करते हैं। लिखना,
आपको ये सुना है ना, आप एक कई बार रिएक्शन पढ़ते हो ऑर्गेनिक में, तो एरो पे लिखते हो निकल PTPD, लिखते नहीं लिखते? तो ये निकल PTPD होते हैं, ये एज ए कैटलिस्ट यूज होते हैं, इसीलिए यूज होते हैं। लिखना निकल PT व PD मृदु अम्लों की तरह व्यवहार करते हैं, सॉफ्ट एसिड। निकल PT व PD मृदु अम्लों की तरह व्यवहार करते हैं, जिससे इनकी सतह पर आसानी से अधिशोषण हो जाता है, अतः ये हाइड्रोजनीकरण के लिए अच्छे उत्प्रेरक होते हैं। हाइड्रोजनेशन आप चयन करवाते हो ना, वहाँ पे यूज होता है। अगला लिखो अंतराकाशी यौगिक। अंतराकाशी यौगिक ठीक है, क्या होते हैं? स्टार्टिंग में लिखा था ना, ये कैसे यौगिक बनाते हैं? अंतराकाशी यौगिक बनाते हैं। लिखना किसी क्रिस्टल जालक में परमाणुओं के मध्य उपस्थित रिक्त स्थान, आपको पता ना इंटरस्टिशियल किसको कहते हैं? इंटरस्टिशियल, जो बीच में खाली जगह रह जाती है क्रिस्टल बनने के दौरान, है ना। तो लिखो किसी क्रिस्टल जालक में परमाणुओं के मध्य उपस्थित रिक्त स्थान अंतराकाशी स्थान कहलाता है। किसी क्रिस्टल जालक में परमाणुओं के मध्य उपस्थित रिक्त स्थान अंतराकाशी स्थान कहलाता है। इन अंतराकाशी स्थानों में उचित परमाणुीय त्रिज्या वाले अधातु परमाणु अंडरलाइन कर लेना। अधातु परमाणु के प्रवेशित होने पर बने यौगिक अंतराकाशी यौगिक कहलाते हैं। अरे आगे हायर क्लासेस में पढ़ते हो आप, क्लस्टर, वहाँ पे इनको पढ़ते हैं। देखो कैसा होता है, मैं बता देता हूँ एक बार। ऐसे बीच में खाली जगह रह जाती है, पर अगर इस बीच में खाली जगह में क्या आ जाता है, कोई नॉन मेटल अगर आ जाती है, अधातु हो जाती है, तो इस टाइप के जो यौगिक बनेंगे। अब यहाँ पे कार्बन भी आ सकता है, नाइट्रोजन भी आ सकता है, फास्फोरस भी आ सकता है। जनरली यही यूज़ होते हैं अंतराकाश के रूप में, यही यूज़ होते हैं। तो अब इस यौगिक में अगर ये कोई अधातु के तत्व आ गए, तो ये यौगिक क्या कहलाएंगे आपके? अंतराकाशी यौगिक कहलाते हैं। ठीक है, दो एक लाइन और लिख लो। संक्रमण धातुओं के परमाणुीय आकार एस ब्लॉक की अपेक्षा छोटे होते हैं। बाएं से दाएं बराबर तो वैसे ही करते हैं। तो एस ब्लॉक की अपेक्षा क्या होते हैं? छोटे होते हैं, और पी ब्लॉक की अपेक्षा बड़े होते हैं। संक्रमण धातुओं के परमाणुीय आकार एस ब्लॉक तत्वों की अपेक्षा छोटे एवं पी ब्लॉक तत्वों की अपेक्षा बड़े होते हैं। अतः इन धातुओं के क्रिस्टलों में इस प्रकार के अंतराकाशी स्थान होते हैं, जिनमें कि अधातु परमाणु बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, जिनमें कि अधातु परमाणु बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन आसानी से समा सकते हैं। अतः संक्रमण धातुएं मुख्यतः कार्बन व बोरॉन के साथ अंतराकाशी यौगिक बनाती है। ठीक है, कई बार ध्यान रखना क्या होता है, ऐसे कोई कॉम्प्लेक्स लिखा हुआ मिलेगा आपको, मेटल, यहाँ पे लिगेंड आपको मिलेंगे,
अब उसके साथ कई बार यहाँ पे हाइड्रोजन भी लिखा हुआ मिल जाता है। अब हाइड्रोजन लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे जो अंतराकाश है उसमें कौन उपस्थित है, हाइड्रोजन उपस्थित है। अगर यहाँ पे नाइट्रोजन लिखा हुआ हो तो मतलब समझ जाना कि उस अंतराकाश से जो खाली स्थान है परमाणुओं के बीच में उसमें कौन उपस्थित है, नाइट्रोजन उपस्थित है, ऐसे केविटी के अंदर। ठीक है, तो अंतराकाशीय यौगिक क्या होते हैं कि आपको पता है जो डी ब्लॉक के एलिमेंट होते हैं वो एस ब्लॉक से तो क्या होते हैं, छोटे होते हैं, पी ब्लॉक से क्या होते हैं, बड़े होते हैं। तो उनमें जब क्रिस्टल बनते हैं तो उस टाइम परमाणुओं के बीच में थोड़ी खाली जगह रह जाती है, और उस खाली जगह को क्या कहते हैं, अंतराकाश कहते हैं। जब उस खाली जगह में कोई अधातु का परमाणु मतलब कोई पी ब्लॉक का परमाणु आके बैठ जाता है तो जो यौगिक बनते हैं उन यौगिकों को क्या कहते हैं, अंतराकाशीय यौगिक उनको कहते हैं। ठीक है, और अब आपको पता होना चाहिए कि जो पी ब्लॉक होते हैं उनके आकार तो वैसे छोटे होते हैं, तो बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन ये लगभग छोटे आकार के ही हैं, तो यही उस अंतराकाश में समा सकते हैं। इनसे बड़े परमाणु उस अंतराकाश में नहीं आ सकते। ठीक है, इसलिए जनरली संक्रमण धातुओं के साथ बोरोन और कार्बन जो अधातु है वही क्या बनाते हैं, आपके अंतराकाशीय यौगिक बनाते हैं। ठीक है, तो यह आपका अंतराकाशीय यौगिक खत्म होता है। ठीक है, ओके।